नमस्ते, मैं रामावलन बोल रहा हूँ। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इसके बारे में मैंने पहले भी एक अपलोड किया था मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी दूसरा और एक अपलोड करना चाहता हूँ। अभी समीप में एक ग्रुप में ऐसा कुछ प्रश्न आया था हमको। Has the standard asked for recall? अभी जब प्रोडक्ट को बेचते हैं, कस्टमर को जाते हैं, बीच में हमारे जगह में कुछ रिजेक्शन हमें ढूंढते हैं। अगर ऐसा वाला रिजेक्शन कस्टमर को भी जा सकता है, ऐसा संभावना हो सकता है, ऐसा सोच के हमें रिकॉल करना पड़ेगा। उसके बारे में स्टैंडर्ड में दिया है कि नहीं करके पूछा है, और इसके बारे में हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में डिफ़ाइन किया है कि नहीं, और डिफ़ाइन करेंगे। ऐसा होगा तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, और रिकॉल के बारे में जब हम करेंगे उसके बारे में लीगल इम्पैक्ट भी हो सकता है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का भी हो सकता है। तो इसको मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे उसको एड्रेस करेंगे, ऐसा पूछा है हमसे। सो मैंने उसी ग्रुप में हमने जवाब दिया था। फिर भी हमने सोचा कि ऐसा वाला इन्फॉर्मेशन को अगर ऐसा यूट्यूब में अपलोड करेंगे तो ज़्यादा कुछ लोगों को ये फ़ायदा होंगे करके मैंने ये रिकॉर्डिंग अभी कर रहा हूँ। तो क्या क्या पूछा है इसके बीच में अगर आपको भी ऐसा कुछ डाउट्स रहेंगे, आप भी हमसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर तो दिया है और ईमेल आईडी भी है, व्हाट्सएप कर सकता है आपने। तो ऐसा वाला इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलने के लिए, जब भी हमें अपलोड करते हैं तभी आपको मिलने के लिए आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकता है। बेल बटन को दबाइए तो आपको तुरंत आपको ये मिल जाएगा। क्या पूछा है उन लोगों ने? हैज़ द स्टैंडर्ड आस्क्ड फॉर रिकॉल? रिकॉल के बारे में स्टैंडर्ड में कुछ दिया है कि नहीं, क्या है? और हैज़ द QMS डिफाइंड इट? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में इसके बारे में बोला है क्या? रिकॉल्स हैव लीगल इम्पैक्ट टू, हाउ डू वी एड्रेस इट इन मैनेजमेंट सिस्टम? तो जब हम रिकॉल करेंगे तभी लीगल फॉर्मेलिटी भी हो सकता है, तो इसको कैसे हमें मैनेजमेंट सिस्टम में एड्रेस करेंगे, सो इसके बारे में पूछा है। तो हमें इसके बारे में देखेंगे। इधर मैंने मेरा प्रोफाइल को दिया है, इसका कारण दो है। क्यों हमने इधर मेरे प्रोफाइल को दिया है, इसका कारण दो है। एक है, ये क्लैरिफिकेशन देने के लिए हमको कॉम्पिटेंसी है कि नहीं, उसका ऑथेंटिसिटी देने के लिए ये दिया है। दूसरा, अगर आपको कुछ डाउट रहेंगे, क्या क्या डाउट किसके किसके बारे में हमसे पूछ सकता है, तो अगर आप ये वाला डाउट्स को इनसे पूछेगा तो हमको जवाब मिलेगा करके आपको जानकारी देने के लिए मैंने इधर हमारा प्रोफाइल को दिया है। तो अभी इसके बारे में, ये रिकॉल के बारे में बोलने के लिए मैंने IATF 16949 में AAG सर्टिफाइड लीड ऑडिटर हूँ, और प्लेक्सस इंटरनेशनल AAG के लाइसेंस्ड लर्निंग पार्टनर, उन लोगों ने हमको ट्रेनर और कोच करके हमको रिकग्नाइज़ किया है। तो ऐसा वाला कॉम्पिटेंसी है हमें, इसमें थोड़ा अनुभव है, थोड़ा मतलब 15 साल तक, अभी तक 15 साल हो गया मैं ऐसा वाला कंसल्टेंसी करने में। तो ये अनुभव के हिसाब से मैंने ये जानकारी आप लोगों को देता हूँ। तो आप मेरे प्रोफाइल के बारे में देखने के लिए इधर आप पास करके आप देख सकता है। तो अभी हमें इसके जानकारी में जाएंगे। इसमें मैंने थोड़ा रिकॉल के बारे में थोड़ा रेलेवेंट क्लॉसेस को दिया है, टैबुलेशन किया है।
और एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने फोर्ड कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को भी मैंने रेफरेंस किया है। ये क्लासेस जो है इसमें हर एक के बारे में स्पेसिफिकली क्या फॉलो करना है करके स्टैंडर्ड नहीं देंगे। उदाहरण के लिए अगर आपके कंपनी में रिजेक्शंस को लाल रंग के बिन में डाल दीजिए और ओके को ग्रीन बिन के अंदर डाल दीजिए और रीवर्क को येलो में डाल दीजिए, ऐसा कुछ बोलेंगे। ऐसा वाला स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स स्टैंडर्ड में नहीं देंगे। अगर ऐसा देंगे तो किसी किसी जगह में ये आसानी से मिल जाएगा, रेड बिन, येलो बिन, ग्रीन बिन जो भी हो आसानी से मिल जाएगा, किसी किसी जगह में नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे लोग? तो स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए ज़्यादा कुछ तकलीफ होंगे। तो इसलिए वो स्टैंडर्ड क्या बोलेंगे, ऐसा नॉन कन्फर्मिटी प्रोडक्ट जब आएंगे उसको कस्टमर के जगह में नहीं पहुंचना है। उसके लिए आपके जगह में थोड़ा सा पद्धति, ये सिस्टम होना चाहिए। तो ऐसा रिक्वायरमेंट्स देंगे, लेकिन उन लोग स्पेसिफिकली क्या क्या फॉलो करना है करके नहीं देंगे। फिर भी किसी किसी जगह में कुछ स्पेसिफिक्स दिया है, स्पेसिफिकली दिया है, उसको मैंने इधर मेंशन किया है, उसको भी देखेंगे। बाद में हमारा ये रिकॉल के बारे में जो भी क्लासेस है उसको भी देखेंगे। इधर IATF 16949 2016 में 7.5.3.2.2 इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन करके एक क्लास है। उधर क्या बोला है, अगर कस्टमर से कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बारे में कुछ चेंजेस आएगा, उसके बारे में रिव्यू करके 10 वर्किंग डेज़ के अंदर उन लोगों को कुछ रिव्यू का रिजल्ट्स बोलना पड़ेगा। अगर कस्टमर लोग आपसे कुछ चेंजेस बोलते हैं, अगर आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं काम करने के बिना ऐसा ही रखेंगे तो उन लोग क्या समझेंगे, आप करेंगे कि नहीं, या वो करने के लिए कुछ संभावना है। मतलब वो चेंजेस जो भी कस्टमर लोग बोला है वो सब करने के लिए कुछ तो संभावना है, कुछ तो रिस्क है वो करने में। उन लोगों को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो वो 10 दिन के अंदर, 10 वर्किंग डेज़ के अंदर उन लोगों को बोलना पड़ेगा। उधर 10 वर्किंग के डेज़ करके एक स्पेसिफिक दिया है। और दूसरा रिकॉर्ड रिटेंशन 7.5.3.2.1, उधर क्या बोला है, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस में उधर PPAP सेक्शन 6 में एक AIG मैनुअल PPAP प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस सेक्शन 6 में दिया है रिकॉर्ड रिटेंशन के बारे में। उधर क्या दिया है, जब भी आप प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस का रिकॉर्ड आप रखते हैं, वो है ना, ये OEM में जब वो लोग प्रोडक्ट ख़त्म हो गया, हमें ये प्रोजेक्ट को हमें ख़त्म करते हैं करके जब बोलते हैं, उस दिन से 12 महीना 1 कैलेंडर ईयर तक, मतलब उसका लाइफ टाइम प्लस 1 कैलेंडर ईयर तक रखना चाहिए करके बोला है। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर और अदर रेगुलेटरी एजेंसी। अगर आपको कस्टमर और रेगुलेटरी एजेंसी कुछ बोलेगा तो उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। उधर एक स्पेसिफिक दिया है, 1 कैलेंडर ईयर करके एक स्पेसिफिक दिया है उन लोगों का, जब वो लोग ख़त्म करते हैं उसके बाद 1 कैलेंडर ईयर। और तीसरा जगह में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 8.6.6 क्लास में एट्रीब्यूट डाटा सैम्पलिंग के लिए एक्सेप्टेंस लेवल शैल बी 0 डिफेक्ट करके उधर एक स्पेसिफिक दिया है। सो इसके सिवा है ना, बाकी जगह में ऐसा रखने के लिए कुछ सिस्टम तो चाहिए करके बोला है, लेकिन स्पेसिफिकली ये रखना चाहिए करके नहीं बोला है।
ऐसा बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि हमसे मैंने पहले ही बोला है, ऐसा हर जगह में स्पेसिफिक बोलेगा तो हम फॉलो करने के लिए ज़्यादा कुछ तकलीफ़ में पड़ जाएंगे। अभी जब आप एक रिजेक्शन कस्टमर के जगह में गया होगा करके आपको एक शंका आते हैं कि आप कंपनी में काम करते हैं, अचानक आपको एक रिजेक्शन मिलते हैं। वो देखने पर ऐसा वाला रिजेक्शन कल जो गया है, कल जो हमने ओके किया है उसमें है कि नहीं करके आप जाके वापस चेक करते हैं, उसमें तो और एक मिल जाते हैं। स्टोर में जाते हैं, फिनिश गुड्स को देखते हैं, उधर भी एक मिल जाते हैं। तो आपको ये शंका और बड़ा हो जाएगा कि आप अभी कस्टमर को बोलना पड़ेगा। तो इधर IATF 16949 में क्या बोला है, जब भी आपको प्रोडक्ट जब आपको जानते हैं कि एक रिजेक्शन कस्टमर के जगह में गया है करके, तो आप उन लोगों को तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्म करने के बाद डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन वो संभावना के ऊपर रखना चाहिए करके एक स्टैंडर्ड दिया है, 8.7.1.6 कस्टमर नोटिफिकेशन में दिया है। और फोर्ड में उसका कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में क्या बोला है, 24 आवर्स के अंदर उन लोगों को ये संभावना के बारे में जानकारी देना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर भी देना चाहिए करके उन लोगों ने बताया है। और जब आप कस्टमर नोटिफिकेशन दिया है, अभी रिकॉल करना पड़ेगा। रिकॉल करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग के जगह में डिफाइंड अप्रोच फॉर वेरियस टाइप्स एंड स्केल ऑफ प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो एक तनिक अप्रोच होना चाहिए, उसके लिए डिफाइंड अप्रोचेस होना चाहिए। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, करंट मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज़, फील्ड फेलियर्स, ऑडिट फाइंडिंग्स एक्सेट्रा। और कंटेनमेंट और इंटरिम एक्शंस के लिए कुछ सिस्टम रखना चाहिए। रूट काज एनालिसिस करना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टमेटिक करेक्टिव एक्शन तो करना है, वेरिफिकेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस। अभी जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का कुछ करते हैं, वो जो भी आपने एक्शन किया है वो काम करते हैं कि नहीं करके उसको वेरीफाई करना है। रिव्यूइंग एंड दी नेसेसरी अपडेटिंग दी जो भी आपको उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, प्रोसेस FMEA का डॉक्यूमेंट्स रहेगा, कंट्रोल प्लान रहेगा, SOP रहेगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा उधर जाके अपडेशन करना है। अगर आप कस्टमर स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस अगर बोला है उसको भी फॉलो करना है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कस्टमर किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दिया तो उसको भी फॉलो करना है। इधर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में कुछ भी नहीं दिया है, फोर्ड में नहीं दिया है। और रिस्क एनालिसिस, जब आप प्रोडक्ट को रिकॉल करते हैं, वो रिकॉल किया हुआ प्रोडक्ट में क्या रिस्क है, अभी कस्टमर के जगह में क्या रिस्क है, और उसका कंप्लेंट, स्क्रैप, रीवर्क, उसके बारे में रिस्क एनालिसिस करना है। और इसको लेसन्स लर्न के जगह में डॉक्यूमेंट करना है। ये सब डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रखना है। फोर्ड में इसके बारे में CSR तो नहीं दिया है। और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, अभी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स 4.3.2 में बोला है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को हमारा स्कोप में लेके आना है करके। मतलब हर एक कस्टमर क्या क्या दिया है उन लोगों का कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को कस्टमर वाइज हमने डॉक्यूमेंट करना है। कस्टमर वाइज अलग अलग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। किसी कंपनी में कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स करके एक मैट्रिक्स में एक ही डॉक्यूमेंट में डाल देंगे, वो रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि अगर एक कस्टमर आके आपको ऑडिट करते हैं, अभी ऑडिट करने समय ही इसके बारे में जब उन लोग पूछेंगे तभी आप ये डॉक्यूमेंट को दिखाएंगे तो सारा और अदर कस्टमर्स को का इंफॉर्मेशन भी उन लोगों को देखने का संभावना है। तो एक क्लास है कि कॉन्फिडेंशियलिटी करके और एक क्लास है। वो क्लास में बोला है कि प्रोजेक्ट का जो भी प्रोजेक्ट है वो उन लोगों का इंटीग्रिटी मेंटेन करना है कि और किसी लोगों को
नहीं जाना है, वो प्रोटेक्ट करना है करके बोला है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में ये नॉन कन्फर्मिटी हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, हर एक कस्टमर का अलग अलग डॉक्यूमेंट करना है, किधर किधर हमारा रेलेवेंट है, अप्रोप्रिएट है, अप्लीकेबल है करके डॉक्यूमेंट करना है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को। और एक मास्टर लिस्ट बनाना है। मास्टर लिस्ट में हर एक कस्टमर का जो आपने CSR का कैप्चर किया है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट नंबर देना है। उसी डॉक्यूमेंट नंबर को अभी एक मास्टर लिस्ट में लेके आना है। तो एक मास्टर लिस्ट क्या होगा, CSR मास्टर लिस्ट ऑफ CSR कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो उसमें सीरियल नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर, कस्टमर नेम करके आएगा तो एक ही मास्टर लिस्ट हो जाएगा। वो मास्टर लिस्ट का डॉक्यूमेंट और एक डॉक्यूमेंट नंबर दीजिए, मास्टर लिस्ट का डॉक्यूमेंट नंबर। वो मास्टर लिस्ट का डॉक्यूमेंट नंबर को इधर क्वालिटी मैनुअल में 4.3.2 जगह में कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में आप बोलेंगे कि हमारे जगह में कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर किया है। कैप्चर करने के लिए एक सिस्टम रखा है, उसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट है ये सो डॉक्यूमेंट नंबर करके आप डाल सकता है। तो उधर अगर आप आपके कस्टमर जिस प्रोडक्ट का अभी रिकॉल करते हैं उसी में कस्टमर किसी रिकॉल प्रोसीजर या वारंटी रिक्वायरमेंट्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किसी तरीका रिक्वायरमेंट्स बोला है उसको उसमें कैप्चर करना है, उसको भी फॉलो करना है। और वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम, अभी वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम में इधर भी अगर वारंटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कस्टमर अभी कंप्लेंट बोलते हैं वारंटी के अंदर ये कंप्लेंट हो गया करके, तो तभी आप उसको रिकॉल करना पड़ेगा। तभी भी आप ये सिस्टम फॉलो करना है। वारंटी सिस्टम में NTF के बारे में बोला है, नो ट्रबल फाउंड, कि कस्टमर एक प्रॉब्लम बोलते हैं, आप इधर वो प्रॉब्लम आते हैं कि नहीं करके उसको सिमुलेशन करने के लिए देखते हैं। वो है ना आपको नहीं आते हैं, अभी उसको सिमुलेशन नहीं कर सकता है, तो उसको आप बोलते हैं उसको नो ट्रबल फाउंड करके। तो ऑर्गेनाइजेशन शैल कंप्लाई विथ, फोर्ड ने रिक्वायरमेंट दिया है। वो फोर्ड क्या रिक्वायरमेंट दिया है, प्रोडक्शन परचेसिंग ग्लोबल टर्म्स एंड कंडीशंस। उधर एक दिया है कि 8.7.1 करके एक 8.7.1.6 उधर एक क्लास है, उधर अप्लीकेबल वेब गाइड्स Q1 रिक्वायरमेंट्स एंड दी मैन्युफैक्चरिंग साइट असेसमेंट सो ये दिया है। वो उधर लिंक में जाएगा तो फोर्ड का रिक्वायरमेंट को फॉलो कर सकता है। तो इधर क्या बोला है वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम में, जब आप वारंटी के अंदर आपको रिजेक्शन आते हैं, कस्टमर कंप्लेंट बोलते हैं, उसको भी रिकॉल करना पड़ता है। जब आप उसको रिकॉल करते हैं तभी वारंटी रिकॉल करने के लिए एक प्रोसेस रखना चाहिए। जब आप कस्टमर रिपोर्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया करके, अभी प्रोडक्ट पार्ट नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रॉब्लम क्या है, उन लोगों ने क्या बोला है, और उसका सैम्पल रिकॉल करना है। और जब आप सैम्पल में आप कंफर्म करते हैं तभी आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट कितना है वो वापस लेंगे, नहीं तो उधर जाके क्या एक्शन लेंगे, ये सब का प्रोसेस मैप डालना पड़ेगा। वो प्रोसेस मैप में नो ट्रबल फाउंड, जब कस्टमर कुछ प्रॉब्लम बोलते हैं आप इधर आके चेक करते हैं, कस्टमर जो प्रॉब्लम बोला है वो आपको इधर देख नहीं पाते हैं, सब कुछ ठीक है लेकिन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं दिखा सकता है, तो उसको भी डॉक्यूमेंट करना है, नो ट्रबल फाउंड को भी डॉक्यूमेंट करना है। तो इसके बारे में फोर्ड ने दिया है, उन लोगों ने एक उन लोगों का कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में दिया है कि टर्म्स एंड कंडीशन PPGT एंड सीस 8.7.1.6 उधर एक रिक्वायरमेंट्स दिया है, वो रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है। देन इधर स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अभी देखिए उधर तो बोला है रिकॉल करना है करके, जब आप रिकॉल करते हैं तभी कंट्री टू कंट्री या स्टेट टू स्टेट ये प्रोडक्ट मूव करना पड़ता है, तभी लीगल इम्पैक्ट हो जाते हैं। अभी प्रश्न में था ना
लीगल इम्पैक्ट है उसको कैसे एड्रेस करना है करके। तो ये लीगल इम्पैक्ट को ये इधर बोला है, क्या बोला है, जिस कंट्री में वो प्रोडक्शन होता है उधर से किधर आते हैं उस कंट्री का स्टैच्यूटरी, अभी कंट्री ऑफ ऑरिजिन में स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट जो है उसको फॉलो करना है। जिस कंट्री में उसका प्रोडक्शन या एक्टिविटी होते हैं उसका फॉलो करना है, वो स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी को फॉलो करना है। और जिस कंट्री को जाते हैं उधर का स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है उन सबको भी फॉलो करना है। तो जब भी स्टैच्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अप्रोप्रिएट जगह के हिसाब से वो उसको फॉलो करना है। सो द कस्टमर डिफाइंस स्पेशल कंट्रोल्स, अगर आपको कस्टमर कुछ स्पेशल कंट्रोल्स कुछ बोला है उसको भी फॉलो करना है, ये सब इधर दिया है। तो रिकॉल जब करते हैं तभी इसको ध्यान में रखना है। वैसा ही फोर्ड भी दिया है, अप्लीकेबल रेगुलेशंस शैल इंक्लूड इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स, फोर्ड मोटर कंपनी शैल अगर स्पेसिफाइड बाई फोर्ड मोटर कंपनी, एग्जांपल प्लास्टिक पार्ट मेकिंग सो उधर भी दिया है। और स्टैच्यूटरी एंड रेगुलेटरी कन्फॉर्मिटी, इधर क्या है, इनकमिंग प्रोडक्ट्स, जब आपको बाहर से आपका प्रोडक्ट आपके जगह में आते हैं तभी उसके ऊपर आप काम करके उसको असेंबली को जाने के लिए आप अलो करते हैं। तभी आपके असेंबली के लिए, आपके प्रोडक्शन के लिए भेजने के अंदर वो स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या फॉलो करना है वो सब फॉलो किया है कि नहीं करके उसको कंफर्म करना है। ये सब ये क्लास में दिया है, फोर्ड इसके ऊपर कुछ भी नहीं दिया है। और 7.5.3.2 ये ISO क्लास है, एक्सटर्नल ऑरिजिन डॉक्यूमेंटेशन को भी आप अपडेशन रखना है, ये बोला है इधर। क्यों इसको इधर लेके आया, स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमने बात किया पहले स्लाइड में। वो अगर आप लेटेस्ट स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है करके उसके ऊपर जानकारी नहीं रहेगा तो क्या होगा, अभी आपका प्रोडक्ट्स इधर उधर जाते हैं तभी बीच में गवर्नमेंट वालों ने, स्टैच्यूटरी वालों या रेगुलेटरी वालों ने उसको पकड़ के ये डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट नहीं है करके बीच में प्रोडक्ट्स हटक जाएगा। तो आपको भी फ़ायदा नहीं रहेगा, कस्टमर को भी फ़ायदा नहीं रहेगा। तो आप लेटेस्ट डॉक्यूमेंट, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट क्या है करके आप ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसलिए उसको लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, एक्सटर्नल ऑरिजिन डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है करके डॉक्यूमेंट करने के लिए ये क्लास को भी ध्यान में रखना है। एडिशनली रोड ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज, उसके लिए एक नोटिफिकेशन है। अभी तक तो मैंने 13 जून 2016 में जो नोटिफिकेशन आया था उसको ढूंढ कर सकता। इसके बाद क्या है करके हम देखना है। और CQI 14 ऑटोमोटिव वारंटी मैनेजमेंट, या गाइडलाइन फॉर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस करके ये एक डॉक्यूमेंट है, उसमें बोला है वारंटी मैनेजमेंट क्या कैसे कैसे करना है करके। और पहले ये डॉक्यूमेंट में पहले जगह में क्या दिया है, एक नोट दिया है। वो नोट क्या दिया है, सब्जेक्ट मटेरियल इज़ टू बी यूज एज ए गाइडलाइन। ये क्या बोला है, ये मटेरियल CQI 14 तो एक गाइडलाइन है, लेकिन ये OEM का जो CSR है ना उसको सुपरसीड नहीं करेगा। मतलब कस्टमर लोग कुछ बोलेंगे आपको, आपके वारंटी को ऐसा ऐसा मैनेज करना है, रिकॉल ऐसा ऐसा करना है करके वो लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन आप उन लोगों के साथ CQI 14 में ऐसा ऐसा है उसको फॉलो करते हैं, उसमें ऐसा वाला नहीं दिया है करके उन लोगों से आर्ग्यू नहीं कर सकता है। सो इसका मतलब वो है, ठीक है। आपको पसंद रहेंगे, मतलब इसके ये क्लैरिफिकेशन आपको पसंद होगा तो आप लाइक कीजिए, और कुछ कमेंट देना तो कमेंट दीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ऐसा इन्फॉर्मेशन जानकारी ज़्यादा लोग लेंगे। और जब आपको तुरंत ऐसा वाला इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए
और थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।